Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello team, a very good evening to everyone. Welcome back to Tutelage Academy. I hope my voice is audible and this PDF is visible. Yes, I welcome you all to this session and we'll see the syllabus and accordingly we will see what has been done, not done. तो चलिए ये सिलेबस हमारे पास है तो चलिए लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डीपीसी? तो डीपीसी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी और ये कोल इंडिया का एक अच्छा मैकेनिज्म है, क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिससे कि इवेलुएट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को और उनको प्रमोशन के लिए रिकमेंड किया जाता है हायर ग्रेड्स में. ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक अप्रोच है जिससे कि एम्प्लॉय अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, हेडक्वार्टर के लिए भी और कंपनी सीआईएल हेडक्वार्टर के लिए भी और सीआईएल हेड सब्सिडरीज के लिए भी, दोनों के लिए ये जो है जो डीपीसी है वो ज़रूरी है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होती है. कंपोजिशन देखिए डीपीसीज का देखेंगे ना तो जो बोर्ड 1 2 3 4 5 है और कुछ मेंबर्स भी हैं. इन केस ये बहुत इंटरनल है फिर भी अगर एग्जाम में आता है तो बस ध्यान में रखिए कि फॉर प्रमोशन अप टू E6 ग्रेड बोर्ड नंबर 4 ध्यान रखती है, तो बोर्ड नंबर 3 जो है वो E6 टू E7 ध्यान रखती है, फिर E7 टू E8 का ध्यान रखती है बोर्ड नंबर 2 और बोर्ड नंबर 1 ध्यान रखती है प्रमोशन फ्रॉम E8 टू E9 ग्रेड. ठीक है, फिर यहाँ पे जो टिपिकली जो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं चेयरमैन ऑफ सीआईएल, है ना, 2 CMD ऑफ सब्सिडरी कंपनी, डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, PNIR है पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंसर्न CIL फंक्शनल डायरेक्टर एंड एन ऑप्शनली एक्सटर्नल एक्सपर्ट. तो ये सारे जो लोग मेंबर्स हैं वो डीपीसी के कंपोजिशन में हो सकते हैं, है ना. तो आप चेयरमैन, डायरेक्टर, CMD इतना याद रखिए, है ना. चेयरमैन ऑफ CIL, CMD ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफ ये तो क्योंकि एक डायरेक्टर तो HR डिपार्टमेंट का होना चाहिए तो पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का डायरेक्टर रहेगा. ठीक है, फिर ब्रेक डाउन ऑफ की एस्पेक्ट रिलेटेड टू डीपीसी. तो देखो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते चले जाते हैं. तो जो क्या ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फिलोसफी क्या होगा. अब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है तो ऑब्वियसली मेरिटोक्रेसी इन फेयर प्ले, ये जिन लोगों को भी प्रमोट करेगा मेरिट पे करेगा, अनफेयर गेम नहीं होगा, है ना, कि जो भी सुपीरियर है एम्प्लॉय हैं उन्हीं को ही हम प्रमोट करें, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रॉपरली उनको प्रोवाइड कराते रहें, टैलेंट मैनेजमेंट हो, है ना, कि जो जितने भी टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उनको नर्चर करना और फ्यूचर लीडरशिप रोल्स के लिए स्किल पर्सनल को अवेलेबल कराना, इसको हम लोग सक्सेशन प्लानिंग भी कहते हैं. सक्सेशन प्लानिंग के लिए हम फ्यूचर लीडरशिप रोल्स के लिए अपने स्किल पर्सनल को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन है जो कि फ्यूचर में कंपनी में बेटर सीनियर प्लेसेस ले सकते हैं, है ना. अब 100 लोग अगर E6 में है तो उसमें तो कोई एक E9 में जाएगा, मतलब एक या 3-4 ही E9 में जाएंगे, मतलब लोगों की संख्या तो कम होती जाती है ना, तो कौन टॉप ग्रेड पे रहेगा उसको पहले से ही पहचानना, नर्चर करना, आइडेंटिफाई करना, इसको कहते हैं हम सक्सेशन प्लानिंग. फिर ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी एंड एफिशिएंसी, ये तो समझ आ रहा है. उसके बाद देखो स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी अप्लाइज टू ऑल बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ CIL एंड सब्सिडरी. जितने भी CIL का हेडक्वार्टर है, सब्सिडरी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, सब पे ये एप्लीकेबल होता है ना, सब पे ये एप्लीकेबल होता है. स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ प्रमोशन पॉलिसी एज आउटलाइंड में आल्सो बी अप्लाइड टू MT. तो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स होते हैं तो उनका कुछ अगर प्रमोशन पॉलिसी का स्पेसिफिक प्रोविजन है तो वो भी रहता है. और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी डीपीसीज होती हैं टू फॉर प्रमोटिंग नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव विद इन द नॉन एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर. तो बहुत सारे नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो कि अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करे एक्सेप्शनली और कुछ एग्जाम्स वगैरह होता है उनका अगर वो पास करें तो वो एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं, है ना. तो ये भी डीपीसी ध्यान रखती है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव बनाना है तो उसके लिए जो प्रमोशन क्राइटेरिया होगा वो सब क्या क्या रहेगा, ये भी डीपीसी सब तैयार करती है. तो स्कोप क्या हो गया, सारे MT, नॉन एग्जीक्यूटिव और सारे एग्जीक्यूटिव तो है वो भी हो गया. ठीक है, की एलिमेंट एंड प्रमोशन सिस्टम, तो करियर प्रोग्रेशन मैनेजमेंट, करियर पाथवे, रेसिडेंसी पीरियड. आई विल सी इफ देयर इज एनी डाउट. कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं. तो प्रमोशन सिस्टम का की एलिमेंट क्या है कि करियर प्रोग्रेशन होना चाहिए. फिर डिफाइनिंग क्लियर
define clear career levels and the criterion for evaluation at each level during promotion. These criteria reflect the overall progress and development of executives, है ना। तो एग्जीक्यूटिव्स का डेवलपमेंट कराने के लिए एक क्लियर पाथ गोल सबके लिए होता है ना। अभी E7 में है, फिर E8 में जाएंगे, E9 में जाएंगे, उसके बाद फिर कितने सारे डिपार्टमेंट है, कहाँ कहाँ कौन कौन से एग्जामिनेशन होंगे, कौन कौन से आपको कोर्सेज करने होंगे कि जल्दी प्रमोशन हो, या जो भी प्रमोशन का पाथवे फॉलो करना है, तो वो सबका एक गाइडेंस एंड ऑल, तो वो सब कुछ ये की एलिमेंट का प्रमोशन सिस्टम का सारा की एलिमेंट है। रेसिडेंसी पीरियड स्टिपुलेटिंग द मिनिमम पीरियड एन एग्जीक्यूटिव मस्ट सर्व इन अ पर्टिकुलर ग्रेड बिफोर बीइंग एलिजिबल फॉर प्रमोशन, उसे रेसिडेंसी पीरियड कहते हैं, है ना। अब हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसा नॉर्म्स हो सकते हैं इंटरनली कंपनी में कि E5 या E4 में आपको, E4 में मान लो 2 साल रहना हो तभी E5 में जाएंगे मिनिमम, फिर मिनिमम E5 से E6 में जाने के लिए भी E5 में आपको 2 साल मिनिमम रहना पड़ेगा। तो और हो सकता है कि 2 साल मिनिमम रहना पड़ेगा, फिर कोई एग्जाम हो, तो एग्जाम हो तो जो लोग पास करेंगे वो E5 में चले जाएंगे, बाकी सारे E4 में ही रह जाएंगे, है ना। तो जो आपको मिनिमम जितनी देर रहना ही है किसी ग्रेड में, वो हो जाता है रेसिडेंसी पीरियड। फिर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज में देखो क्या क्या चीज़ें होती है। कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड एट CIL हेडक्वार्टर एंड ऑफन इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग पर्सनल, टेक्निकल एंड फाइनेंस। और जो E7 to E8 होते हैं, द कंपोजिशन में इंक्लूड चेयरमैन एंड द नॉमिनी, CMD ऑफ सब्सिडरी कंपनी, डायरेक्टर ऑफ CIL, और कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट होगा। तो फंक्शन तो समझ में आ ही रहा है फंक्शन क्या होता है कि ओवरऑल एलिजिबिलिटी पूरा, मतलब फंक्शन क्या होता है डीपीसी का, कि कोल इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है, और उतनी बड़ी कंपनी में बहुत सारे एमटी हैं, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हैं। तो एक सिस्टम बना के रखना, एक स्ट्रक्चर बना के रखना, कब कब लोगों को प्रमोशन देनी है, कैसे प्रमोशन देनी है, कब कब एग्जाम कंडक्ट कराना है, किस तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, सीनियरिटी लेवल मेंटेन करना। और ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है कि एक अच्छा स्किल सेट, एक बढ़िया सा स्किल सेट जो कि रिक्वायर्ड हो ओवरऑल CIL के सारे ब्रांचेस सब्सिडरीज हेडक्वार्टर में हो, ताकि कंपनी का ग्रोथ आगे होता रहे, है ना। तो डीपीसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करता है ना, कि वो एम्प्लॉयज़ को जो जो हायर हो गए आफ्टर रिक्रूटमेंट, उनका जो सक्सेशन होगा इन द कंपनी, जिस तरह से उनका प्रमोशन होगा, अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, हर चीज़ का ध्यान रखना, है ना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय इवैल्यूएशन रिपोर्ट और परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, EER अगर कहीं दिखे तो एम्प्लॉय इवैल्यूएशन रिपोर्ट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इवैल्यूएटिंग पास्ट परफॉर्मेंस, है ना। उसके बाद फिर मतलब ये सारी रिपोर्ट के आधार पे, एम्प्लॉय इवैल्यूएशन रिपोर्ट और परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पे लोगों को जज किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को जज किया जाता है कि वो प्रमोशन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। सीनियरिटी, कई बार सीनियरिटी भी देखी जाती है, आगे हम लोग देखेंगे। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड भी चाहिए, देखते हैं कि प्रमोशन के लिए लोगों का क्लीन डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड है कि नहीं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं हुआ है, चार्जशीट क्या क्या दायर हुई है, ये सब भी देखते हैं। पोटेंशियल फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो डीपीसी असेस करता है कैंडिडेट्स लीडरशिप पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हायर ग्रेड, जिसे हम सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं, है ना। यही है कि लीडरशिप पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना। हो सकता है कि E5 में सपोज 1000 लोग हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हर जगह बिल्कुल आगे रहते हैं, और अपना बहुत अच्छा वो कुछ कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी बताते हैं कंपनी के प्रॉब्लम के, तो वो आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि हाँ, इनको टॉप लीडरशिप पोजीशन के लिए इनको रिकमेंड किया जा सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। सक्सेशन प्लानिंग जो कि पोटेंशियल फॉर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें दिख रहा है इंटरव्यू टेस्ट फॉर सर्टेन प्रमोशन, इंटरव्यूज और टेस्ट माइट बी कंडक्टेड टू फर्दर इवैल्यूएट कैंडिडेट्स, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि E8 से E9, मान लीजिए कि E8 में 10 लोग हैं, E8 में 10 लोग हैं और E9 में 2 ही लोग को भेजना है, तो क्या होगा, कुछ फर्दर अगर कोई इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराना हो तो ये सब होता है। तो ये सबकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चरिंग, ये सारा कुछ डीपीसी करता है ना। जोन ऑफ कंसिडरेशन क्या है कि द डीपीसी डिटरमाइंस द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, है ना, कितने लोगों का प्रमोशन होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये सारा किसका काम है, हमारे डीपीसी का काम। फॉलोइंग है स्पेसिफिक रेशियो भी ऐसा सब रिकमेंडेड रेशियो होता है। E7 to 8 कितने लोग जाएंगे, E8 to E9 कितने लोग जाएंगे, फिर ये रेशियो को मेंटेन करते हुए एग्जाम कंडक्ट कराना है, इंटरव्यू कंडक्ट कराना है ना। ये सारा कुछ डीपीसी करेगी। रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन, द डीपीसी प्रिपेयर्स अ पैनल ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फॉर प्रमोशन
The recommendation are then submitted to the competent authority for approval and issuance of promotion order, है ना. रिकमेंड करती है किसको प्रमोशन करना है किसको नहीं. फिर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ प्रमोशन, स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन होता है. मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कट ऑफ डेट, ये सब तो हमने अभी देखा. फिर प्रमोशन पॉलिसी फ्रेमवर्क. द प्रमोशन पॉलिसी फ्रेमवर्क एनकम्पासेस सेवरल की एस्पेक्ट. तो प्रमोशन किस किस पॉलिसी पे होगा. एक तो कैडर स्कीम होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स एंड द चैनल्स ऑफ प्रमोशन within various disciplines. Separate cadre schemes exist for executives and non-executives, है ना. executives के लिए E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8. नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए कुछ अलग सा ऐसा ग्रेड होता है. फिर वहाँ से फिर वो जंप करके E1 में जाएंगे अगर वो फर्दर कुछ एग्जाम्स वगैरह पास कर लेता है या जो कुछ भी रहेगा, कुछ एग्जाम्स या इंटरव्यू जो कुछ भी वो पास करें, जिससे कि एग्जीक्यूटिव से नॉन एग्जीक्यूटिव उनका ट्रांसफर हो. नेक्स्ट रेसिडेंसी पीरियड तो आपने देखा, मिनिमम अमाउंट जो कि स्पेंड करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर ग्रेड में. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके लिए EER या PER देखा जाता है. सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसका जो मेथोडोलॉजी है वो DPC हमारी बनाती है इवेलुएट करने के लिए कैंडिडेट्स को. पूरा एक रिकॉर्ड, इंटरव्यूज, टेस्ट वगैरह सब टेक करके प्रॉपरली वो लोगों को रिकमेंड करती है किसको प्रमोशन देना है किसको नहीं देना है, कब कब देना है, किस रेशियो को मेंटेन करते हुए चलना है. वैकेंसी का असेसमेंट भी उसे करना पड़ता है साथ ही साथ कि हायर लेवल पे पर्टिकुलर कितनी वैकेंसीज हो रही हैं, कितनी क्रिएट हो रही हैं. और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसे भी फॉलो करना पड़ता है. तो इतनी सारी प्रमोशन पॉलिसी में इतने सारे पॉइंट्स आते हैं. देखो ये सारे आपको एक एक पॉइंट्स रटना नहीं है कि ये पूछा जाएगा. देखो ये सब ना आपको समझना है ना. तो जो भी बता रहे हो इसका जस्ट समझो, है ना. उसका एक अंडरस्टैंडिंग लो कि अगर कुछ आता है एग्जाम में, मान लीजिए अरेंज करने का या सीरियल वाइज की DPC क्या क्या चीज़ें करती है. तो अगर अरेंज करने के लिए आ सकता है कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है. तो पहले रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर वो उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, फिर फर्दर कोई टेस्ट हो सकता है, फिर टेस्ट से फिर फर्दर उनको फिर नेक्स्ट प्रमोशन के लिए रिकमेंड किया जाएगा. तो कुछ भी इस तरह से हो सकता है कि कुछ अरेंज करने को है, या फिर ये पूछ सकता है कि DPC के क्या क्या फंक्शन है क्या क्या नहीं है. बहुत सारे पॉइंट्स दिए रहेंगे. रेसिडेंसी पीरियड के बारे में पूछ सकता है. तो यहाँ पे आपको ये बस ये सारी चीज़ें समझनी है. एक एक पॉइंट रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें. और किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे ये भी हम लोग लास्ट में भी डिस्कस करेंगे कि तो ये सब जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन कैसे होगा क्वेश्चंस में, हम लोग ये से भी देखेंगे. फिर recent development and examples. Coal India frequently issues notification inviting applicants of various executive level position through DPC. अभी मैंने देखा था जनवरी 2025 में एक हायर लेवल के लिए ओपनिंग आई थी जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है. एप्लीकेशंस वर इनवाइटेड फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोजीशंस. तो टाइम टू टाइम जो है ना वो नोटिफिकेशंस आती रहती हैं. एग्जीक्यूटिव लेवल नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल दोनों के लिए जो भी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आती रहती है. प्रमोशन ऑर्डर एंड रिकमेंडेशन ऑफ द DPCs बोर्ड्स आर regularly published on CIL website, indicating the outcome of promotion process for different grades and discipline. Recent examples from May 25 show transfer and retention order promoted executives. अभी आप देख सकते हैं वेबसाइट में कि कितने लोगों का ट्रांसफर हो रहा है, कितने लोगों को रिटर्न किया जा रहा है. तो वो सारा कुछ भी एग्जाम्पल्स में वेबसाइट में देख सकते हैं. अमेंडमेंट्स टू द कंपोजिशन ऑफ DPC आर समटाइम्स मेड टू इंश्योर अ फेयर एंड एफिशिएंट प्रोसेस, है ना. जैसा भी होगा DPC के कंपोजिशन में कभी कभी अमेंडमेंट भी होता है. अब मान लो एक डायरेक्टर डालना है 4 का, तो हो सकता है 3 या 4 डायरेक्टर डाल दें, ना. तो जो भी होगा ऐसा कुछ चेंजेस करना हो तो भी होते हैं. एंड DPCs आर आल्सो कंडक्टेड फॉर द प्रमोशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज टू एग्जीक्यूटिव कैडर्स ऑफन इन्वॉल्विंग CBT, है ना. तो नॉन एग्जीक्यूटिव टू अगर एग्जीक्यूटिव में जाना हो तो उनका प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. फिर इम्पोर्टेंस ऑफ EER एंड PER, एम्प्लॉय इवैल्यूएशन रिपोर्ट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट. तो जैसे घर बनाने के लिए एक नींव की जरूरत पड़ती है फाउंडेशन की, तो DPC का जो फाउंडेशन है वो है EER और PAR, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फाउंडेशन है. इसी के बेसिस पे ही DPC कुछ कर सकता है. अब DPC के लोग हजारों हजार एम्प्लॉयज को पर्सनली तो जानते नहीं है ना. तो वो लोग उनको EER और PAR को ही देख करके वो लोग जज करेंगे ना कि किसको प्रमोशन देना है किसको नहीं देना है, और क्या प्रमोशन का क्राइटेरिया होना चाहिए, ओवरऑल कितनी वैकेंसीज है, तो किस वैकेंसी पे कौन सुटेबल है. इसके लिए EER और PAR ही है. The ratings and marks obtained in these appraisals significantly influence an employee's chances for promotion, है ना. Late submission or non-forwarding of EER by reporting reviewing officers can negatively impact the employee assessment and may even attract disciplinary action, है ना. तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि DPC एक वाइटल ऑर्गन है कोल इंडिया का,
इंश्योरिंग ए स्ट्रक्चर्ड फेयर एंड मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन फॉर इट्स एम्प्लॉइज, है ना। एक स्ट्रक्चर्ड प्रमोशन सिस्टम देता है ये, बोथ इन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर. द प्रोसेस टेक्स into account performance, seniority, qualification, experience and potential adhering to company's promotion policies and government guidelines. ठीक है, चलो एक बार ना CIL का वेबसाइट देख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या डीपीसी के बारे में, तो हम लोग वो भी देख लें, है ना, उसके थ्रू भी देखते हैं. और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोल इंडिया का जो है ना, आप लोग उसके वेबसाइट्स पे देखते रहे. कोल इंडिया के वेबसाइट्स में भी काफ़ी कुछ गोल्डन इन्फॉर्मेशन है जो कि इस सिलेबस से रिलेटेड है ना. जैसे कोल इंडिया का CSR पॉलिसी, कोल इंडिया का RNR पॉलिसी, ये सब के लिए कभी कभी कोल इंडिया के वेबसाइट से भी देखते हैं, काफ़ी कुछ इसमें भी आपको मिलेगा जो आपको पढ़ सकते हैं. देखो सीनियरिटी रिपोर्ट आई है ना, देखो सीनियरिटी रिपोर्ट आई है कि ट्रांसफर ऑर्डर कितने सारे लोगों का ट्रांसफर हुआ है, ये सारा डीपीसी कर रही है. ये सारा कौन कर रहा है, ये सारा डीपीसी कर रही है, कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ है ना. फ्रॉम E5 to E6 कहीं और ट्रांसफर हुआ, प्रमोशन हुआ. प्रमोशन ऑर्डर अगर देखे तो, प्रमोशन ऑर्डर देखे तो प्रमोशन ऑर्डर में देखिए, चेंज ऑफ प्लेस इन पोस्टिंग ऑफ प्रमोटेड एग्जीक्यूटिव ना, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप CIL के वेबसाइट पे भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं. फिर डीपीसी जो बोर्ड है उसने क्या क्या रिकमेंड किया है ना, रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन बोर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ पोस्ट ऑफ ED. तो डीपीसी का जो जो भी काम है, जो फंक्शन हमने अभी पढ़ा, उसको हम CIL के वेबसाइट पे हम देख पा रहे हैं. तो देखिए क्या क्या काम होता है डीपीसी का. सिलेक्शन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन बोर्ड फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ ED, तो ये सारा काम हमारा डीपीसी कर रही है फिलहाल, है ना. फिर देखो और क्या, तो डीपीसी का देखो यहाँ पे क्या है. फिर डीपीसी का जो वर्क है वो भी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना. इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ED, जिसके बारे में भी हमने बात की थी. और फिर 2025 में हाँ, क्वालिटी मैनेजमेंट का ED का रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है. फिर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इनवाइटिंग एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन E9. तो पिछले कई सालों में जितना कुछ रिक्रूटमेंट हुआ है डीपीसी का फॉर हायर पोस्ट, वो हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो डिपार्टमेंट सिलेक्शन फ्रॉम नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव, है ना. तो नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या ऑफिस ऑर्डर्स आए हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या क्या प्रोसेस है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना. तो ये सारी चीज़ें भी समझ भी देख करके हमें कुछ ना कुछ समझ में आती है, जो हम लोग पढ़ते हैं थ्योरेटिकली वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ना. देखो HRMS, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ट्रांसफर प्रमोशन, HRMS, है ना. लेट्स सी व्हाट ऑल दिस थिंग्स आर देयर, है ना. तो ये बस ऐसे ही बस ये आपको बताया जा रहा है कि आप थोड़ा वेबसाइट में भी जो जो डेटा है ना उससे भी फैमिलियर होते रहे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में. CIL इन मीडिया, देखो CIL का क्या क्या रिसेंट न्यूज़ है ना. जस्ट कीप इन टच, अपनी एक आईज ओपन रखिए CIL के वेबसाइट पे और CIL के न्यूज़ पे, है ना. हु इज़ हु, हिस्ट्री ऑफ CIL यहाँ से भी देख लिया, है ना, कि CIL कैसे आया, क्यों आया, कब आया. थोड़ा ये सब भी देखते रहिए, अपनी आंखें खुली रखिए और ये सब कुछ भी थोड़ा मोड़ा देखते. फॉर्मेशन ऑफ CIL ज़रूर पढ़ें, है ना. बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा. हिस्ट्री क्या है, फिर हु इज़ हु, है ना. फिर ये तो इतना तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें. कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है CIL का, क्योंकि हम लोग HR एस्पिरेंट है. तो देखो, है ना, CIL का 63% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, 36% शेयर ऑफ पब्लिक है. मतलब लोगों ने 36% ऑफ शेयर खरीदा है, बताओ. और उसके बाद फिर CIL में ECL, BCCL, CCL, NCL, WCL कितने सारे हैं सब्सिडरीज हैं. फिर भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल, द माइंस ऑफ सम इज अंडर NEC विच इज़ ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेड बाय CIL. तो ये सब हमें देखने को मिलता है. काफ़ी कुछ CIL का जो वेबसाइट है उसके थ्रू हम CIL के बारे में जान सकते हैं. चलो दैट ऑल आई जस्ट वांटेड टू से टू यू. बहुत काफ़ी पहले से मुझे आपको बताना था कि एक बार इसकी वेबसाइट से भी आप देखते रहिए, काफ़ी कुछ पढ़ते रहिए. और जैसे कि CIL का एम क्या है, CIL का एम इज़ लक्ष्य, मतलब मिशन, संकल्पना. तो एम क्या है एंड व्हाट इज़ द प्रॉमिस, संकल्पना आप कह सकते हैं. तो ये सब कुछ भी आपको देखते रहना है थोड़ा बहुत जब भी मन करे. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. लेट्स सी वेयर वी वर.
अब अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट आया था सीआईएल के डीपीसी में, उस अमेंडमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। 20 सितंबर 2020 में डीपीसी में एक अमेंडमेंट आया था। तो उसमें क्या है, तो कोल इंडिया लिमिटेड मेड एन अमेंडमेंट एट द कंपोजिशन ऑफ डीपीसी फॉर प्रमोशन फ्रॉम E7 to E8, है ना। E7 to E8 का जो बोर्ड है उसी में ही बस अमेंडमेंट आया था। और द अमेंडमेंट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल गिवन इन 410th मीटिंग ऑफ सीआईएल बोर्ड हेल्ड ऑन सितंबर दिस ईयर, मतलब सितंबर 2020 में हुआ था। 410वां मीटिंग उसमें हुआ था और इमीडिएट इफेक्ट के साथ इम्प्लीमेंट हुआ था। अमेंडमेंट में क्या हुआ था देखो, तो बिफोर अमेंडमेंट द बोर्ड में पहले क्या क्या होता था, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि चेयरमैन रहता था। तो अमेंडमेंट से पहले एक चेयरमैन था और 2 सीएमडी थे और एक डायरेक्टर था, है ना, और एक डायरेक्टर था टेक्निकल और फाइनेंस का, है ना। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन वो तो सेम ही है, और उसके बाद 2 सीएमडी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, है ना। तो मतलब पहले सब्सिडरी कंपनी का नहीं था, सब्सिडरी कंपनी का आफ्टर सीएमडी ऑफ सब्सिडरी कंपनी आफ्टर अमेंडमेंट आया है। फिर तो पॉइंट नंबर ए चेंज हुआ, 2 सीएमडी टू बी नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, और यहाँ पे 2 सीएमडी ऑफ सब्सिडरी कंपनी को फिक्स कर दिया, है ना, जो हमने शुरू में पढ़ा था। फिर डायरेक्टर पी एंड आई आर वो तो ठीक है, सेम टू सेम। और पॉइंट नंबर सी क्या था, पॉइंट नंबर सी डायरेक्टर टेक्निकल या फाइनेंस, और पॉइंट नंबर सी है डायरेक्ट कंसर्न सीआईएल फंक्शनल डायरेक्टर, और 1 एक्सटर्नल सीआई, और फिर पॉइंट नंबर डी भी एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ, 1 एक्सटर्नल एक्सपर्ट। तो जो हमने शुरू में है कंपोजिशन पढ़ा ना, वो एक्चुअली अमेंडेड कंपोजिशन है, ये वाला एक्चुअली अमेंडेड कंपोजिशन है ना। और ये अमेंडमेंट 2020 में आया था, सितंबर 2020 में आया था, ठीक है। उसके पहले ये सब होते थे, अब हमारे डायरेक्टर और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट आने लगा, पहले नहीं था। और द मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन बोर्ड शैल बी नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, एक्सटर्नल एक्सपर्ट एंड ऑनोरियम फॉर एक्सटर्नल एक्सपर्ट। तो सब बाकी, तो जो बाकी लोग जो होंगे ना सिलेक्शन बोर्ड में, वो लोग जो बाकी लोग जो होंगे सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर्स, वो लोग नॉमिनेट किए जाएंगे सीआईएल के द्वारा, एक्सटर्नल एक्सपर्ट के द्वारा। तो ये सब यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर डीपीसी। ये है हमारे डीपीसी के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा कि डीपीसी बहुत ही इंटरनल, बहुत ज़्यादा इनडेप्थ काम करती है, और ओवरऑल हमें जस्ट पढ़ना है, तो हमने जस्ट पढ़ा, समझा, देखा कि किस तरीके से वो काम करती है, उसकी फिलॉसफी क्या है, और उसके बोर्ड मेंबर्स और उसकी कंपोजिशन में कौन कौन से लोग होते हैं, हमने देखा, है ना, ठीक है। फिलहाल के लिए ये है, 2 सीएमडी रहेंगे सब्सिडरी कंपनी का, एक चेयरमैन रहेगा, एक डायरेक्टर रहेगा पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का, कोई एक फंक्शनल डायरेक्टर हो सकता है, और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट पर्सन हो सकता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन सीनियरिटी कम मेरिट एंड मेरिट कम सीनियरिटी इन सीआईएल। तो 2 तरह की चीजें होती है, सीनियरिटी कम मेरिट एंड मेरिट कम सीनियरिटी। तो ये सीआईएल के साथ कैसे है देखो, तो सीनियरिटी कम मेरिट में क्या होता है, सीनियरिटी कम मेरिट में क्या होता है कि ये अप टू E6, है ना, E3 टू E4, E4 टू E5, E5 टू E6 सीआईएल में जो लोअर ग्रेड है कंपैरेटिवली, वहाँ पे सीनियरिटी कम मेरिट होता है, मतलब मेन डिसाइडिंग फैक्टर सीनियरिटी है, उसके बाद देखा जाएगा मेरिट, है ना। तो सीनियरिटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज रिक्वायर्ड मिनिमम परफॉर्मेंस। मान लीजिए कि सबके मेन मार्क्स, सबके 100 मार्क्स है, सबके 100 मार्क्स है, तो जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा हम उसी को ही प्रमोट करेंगे। मान लीजिए 3 लोगों के 100 मार्क्स है और एक को प्रमोट करना है, तो जिसका एज देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उसी को प्रमोट करेंगे, है ना। तो वो हो जाता है हमारा सीनियरिटी का मेरिट। एन एम्प्लॉय सीनियर कैन नॉट बी बाईपास अनलेस फाउंड अनफिट। जो सीनियर है हमें उसे अपॉर्चुनिटी देनी ही पड़ेगी, मार्क्स सबका सेम है ना, सीनियरिटी ही डिसाइडिंग फैक्टर है। कैंडिडेट हैज अ रिक्वायर्ड मिनिमम परफॉर्मेंस, मतलब एक बेसिक परफॉर्मेंस लेवल अगर 3 लोगों का बराबर सा है, तो जो सीनियर होगा, है ना, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट में मान लीजिए सबका 92% है, तो अब 3 लोगों का 92% है, किसी को एक को प्रमोट करना है तो हम एज देखेंगे, है ना। एन एम्प्लॉय हुज सीनियर कैन नॉट बी बाईपास्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है, ensure that employees with long service and satisfactory performance are rewarded with career progression, है ना। तो जो लोग को ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रहे, जो सीनियर होंगे वो ज़्यादा टाइम तक सीआईएल में रहे, तो इसका एम क्या है कि जो सीनियर है वो ज़्यादा टाइम तक सीआईएल में रहा है, तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उस अपना करियर का प्रोग्रेशन वो सीआईएल के साथ कर सके। इसीलिए सीआईएल वालों को, इसीलिए सीनियर लोगों को पहले प्रमोशन के लिए रिकमेंड किया जाता है। ये होता है E6 तक।
अब उसके बाद देखो मेरिट कम सीनियरिटी कब होता है। मेरिट कम सीनियरिटी यहाँ पे इस जो सीनियर कैडरे होता है ना, E6 to E7 E7 to E8 E8 to E9, यहाँ पे पहले मेरिट देखते हैं, सीनियरिटी बाद में देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले मेरिट देखते हैं, बाद में एज नहीं देखते, एज नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे भाई 92% मार्क्स है, तो 92% मार्क्स अगर सबका बराबर भी है तो फर्दर किसके पास ज़्यादा मेरिट है, किसके पास ज़्यादा अच्छी लीडरशिप स्किल्स है, किसका परफॉर्मेंस इनफैक्ट ज़्यादा मतलब बेटर रहा है, कितना एक्स फैक्टर किसमें सबसे ज़्यादा है। तो मेरिट पे देखा जाता है कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है, किसकी एफिशिएंसी, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशंस, ये सब ज़्यादा है, इज द की क्राइटेरियन फॉर इवैल्यूएशन। क्योंकि क्या होता है ना, सीनियर ग्रेड में ना क्रिएटिव कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना। आप के कौन कितना ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा है आप यूनिट 1 भी पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे, तो उसमें जो टॉप लेवल वाले लोग रहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, जो टॉप लेवल वाले, ये मिडिल वाले और ये लोअर वाले, तो टॉप लेवल वाले लोग जो रहते हैं ना, वो उनकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनके पास लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, उनके पास कॉन्सेप्चुअलाइजिंग स्किल्स होना चाहिए, उनके पास क्रिएटिव इनोवेटिव स्किल्स होना चाहिए, उनके पास ऐसा स्किल्स होना चाहिए कि जो सोचे वो प्लान कर ले। जैसे मोदी जी सोचे कल से लॉकडाउन होगा तो होगा, आज मॉक ड्रिल होगा तो होगा, है ना, आज अटैक होगा, आज हमारा ऑपरेशन सिंदूर होगा तो होगा, है ना। तो वो टॉप लेवल वाले लोग सोचते हैं। तो टॉप लेवल वाले लोग के लिए हमें मेरिट देखना पड़ेगा, है ना, मेरिट देखना पड़ेगा कि कौन कितना ज़्यादा मतलब एक्चुअली में कैन डू द थिंग्स, है ना। दिस द क्राइटेरियन फॉर इवैल्यूएशन। और सीनियरिटी कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन 2 और मोर कैंडिडेट्स आर हैविंग इक्वल मेरिट। अब इक्वल मेरिट होगा तो बाद में सीनियरिटी देखेंगे। हम पहले देखेंगे कि भाई कौन सबसे ज़्यादा सुटेबल है, किसके पास सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसका सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है ना। हम ये देखेंगे कि परफॉर्मेंस किसका सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है, किसके पास सबसे ज़्यादा अच्छी लीडरशिप स्किल्स है ना, किसका सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। बाद में देखेंगे कि उसका एज क्या है, और सब कुछ बराबर रहा तब जाके हम एज देखेंगे। To ensure that leadership and senior roles are occupied by most competent individuals, है ना। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जो टॉप लेवल है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे तेज़ दिमाग वाला इंसान होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि उसकी एज ज़्यादा हो, उसकी एज कम भी हो सकती है। ये हो जाता है मेरिट कम सीनियरिटी। यहाँ पे हम सिर्फ मेरिट देखेंगे। समझ आया? चलो, तो की डिफरेंस क्या है सीआईएल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सीनियरिटी कम मेरिट, मेरिट कम सीनियरिटी। तो सीनियरिटी कम मेरिट में भाई एज जो सीनियर है उसको भाई आगे भेजो, तो अप टू E6 में यहाँ पे सीनियरिटी मतलब जो लोग ज़्यादा टाइम तक सीआईएल में रह चुके हैं उनको और ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी देनी है। कोई 20 साल तक है तो 20 साल है तो भाई उसका कुछ तो आगे प्रमोशन हो जाना चाहिए ना, इसलिए कंपेयर टू अन्य पर्सन जो कि 10-12 साल से सीआईएल में है, इसीलिए हम 20 साल वाले को थोड़ा सा आगे भेज देते हैं। कैन नॉट बाईपास सीनियर अनलेस अनफिट, है ना। जो सीनियर है, जो कोई भी सीनियर पर्सन है वो बाईपास नहीं हो सकता, सीनियर पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अनलेस अनफिट। ये लॉन्ग सर्विस को रिवॉर्ड कर रहा है। E5 to E6 हो गया। फिर यहाँ पे मेरिट परफॉर्मेंस कैन नॉट पास सीनियर बाय फॉर ए मोर मेरिटोरियस जूनियर। कोई जूनियर है आपका और वो आपसे ज़्यादा मेरिटोरियस है, आपसे ज़्यादा परफॉर्मेंस, उसका जो EAR PAR है वो सीनियर से ज़्यादा अच्छा है, उसके पास लीडरशिप स्किल ज़्यादा अच्छी है, तो भाई जूनियर चला जाएगा E8 E9 में, और बाकी जो सीनियर है वो E7 E8 में ही रह जाएगा। ये हो जाता है मेरिट कम सीनियरिटी। इनफैक्ट दीज टू आर वेरी ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल स्कीम्स। पर टैलेंट मैनेजमेंट किसे कहते हैं? इसी को टैलेंट मैनेजमेंट कहते हैं, कि किस तरह से टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज किया जा रहा है एज के हिसाब से, है ना, एज के हिसाब से। कि जब टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स में ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट पर्सन जिसके पास एबिलिटी हो, जो एक्चुअली चीज़ें कर सकता है, वो देखी जानी चाहिए, एज नहीं देखनी जानी चाहिए। तो यहाँ पे तो टॉप लेवल पोजीशंस के लिए वो डाला है, और लोअर पोजीशंस के लिए एज के हिसाब से डाला है। तो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिलेक्ट बेस्ट टैलेंट फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट, ठीक है। The policy structure helps CIL balance stability and experience in lower grades with performance driven leadership at higher grades, है ना। एकदम एक अच्छा सा बैलेंस आ जाता है इससे, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर हो गया। अब कुछ हम लोग MCQs को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ DPC इन CIL? क्वेश्चन नंबर वन, DPC का प्राइमरी फंक्शन क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयज, असेसमेंट फॉर एम्प्लॉयज या हैंडलिंग एम्प्लॉयज ग्रीवेंस। तो ये हमारा असेसमेंट फॉर एम्प्लॉयज। डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है? डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी होती है। ग्रीवेंस के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होती है। रिक्रूटमेंट के लिए हमारे HR रिक्रूटर्स होते हैं।
लेकिन एम्प्लॉय को प्रमोशन करने के लिए हमारे पास क्या है, डीपीसी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच फैक्टर्स आर टिपिकली कंसीडर्ड बाय डीपीसी इन सीआईएल ड्यूरिंग द प्रमोशन प्रोसेस। तो ड्यूरिंग द प्रमोशन प्रोसेस क्या क्या फैक्टर देखा जाता है, सीनियरिटी देखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखा जाता है, विजिलेंस क्लियरेंस देखा जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है ना कि आंसर करें ना, तो ऐसे करें 1D 1C ऐसा लिख, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करें। 2 का अगर आपको सी लग रहा है तो 2 का आंसर 2C ऐसा आंसर करें, ठीक है ना। यस, 2 का आंसर हो जाएगा डी ऑल। सीनियरिटी भी देखते हैं और एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देखते हैं, विजिलेंस क्लियरेंस मतलब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं है ना। तो ये सबको देख करके हम आगे कैंडिडेट्स को जज करते हैं। फिर Who usually chairs the DPC in CIL for executive level promotion? DPC का चेयरमैन कौन रहता है? Who usually chairs the DPC in CIL for executive level? Chairman of CIL, 2 CMD of subsidiary company, Director of Personnel and IR, and a concerned CIL functional director, and optionally an external expert. तो कंपोजिशन में आ गया कौन कौन रहता है, CIL का चेयरमैन, 2 CMD, एक डायरेक्टर, एक कंसर्न फंक्शनल डायरेक्टर और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट। क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, चलो इसको छोड़ो, कंपोजिशन एक बार याद कर लेते हैं। चलो डीपीसी के कंपोजिशन में क्या क्या था, एक चेयरमैन रहता है, 2 सीएमडी रहेंगे सब्सिडरी कंपनी के, एक डायरेक्टर रहेगा एचआर का, एक फंक्शनल डायरेक्टर रहेगा किसी डिसिप्लिन का, और एक इंडिपेंडेंट आउटसाइडर जो कि एक्सपर्ट रहेगा। ठीक है, कंपोजिशन याद कर लिया, चलो ठीक। What document must be clear for an employee to be considered for promotion by the DPC? क्या चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न, सर्विस बॉन्ड, विजिलेंस क्लियरेंस, ज्वाइनिंग रिपोर्ट। 4 का आंसर हो जाएगा विजिलेंस क्लियरेंस, है ना। विजिलेंस क्लियरेंस बिल्कुल हर तरीके से क्लियरेंस, विजिलेंस क्लियरेंस मतलब फाइनल एकदम क्लियर हो गया कि भाई अब इसे प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, कोई फर्दर कोई ड्यू पेंडिंग नहीं है, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। फिर देखो ये, व्हाट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंसिडरेशन बाय डीपीसी इन सीआईएल। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इन करंट ग्रेड, एज ऑफ एम्प्लॉय, लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सोच के बताओ, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जाए। यस, 5 का आंसर हो जाएगा ए, नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपका रेसिडेंसी पीरियड होता है ना, कि भाई अब E425 जाना है तो मिनिमम मान लो 2 साल है, तो मिनिमम 2 साल आप सर्व कर लो, उसके बाद आगे सोचेंगे कि आपका एज क्या है, आपका मेरिट क्या है, विजिलेंस क्लियर है कि नहीं, आप मेडिकली फिट नहीं, वो तो बाद की बात है, पहले बेस तो क्लियर करो ना, रेसिडेंसी पीरियड खत्म हो तब तो आगे का सोचेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिले द प्रमोशन प्रोसेस इन सीआईएल थ्रू डीपीसी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए, which of the following can delay the promotion process in CIL through DPC? 6 का, yes, 6 का आंसर हो जाएगा बी, पेंडिंग विजिलेंस केसेस, है ना। क्योंकि देखो ये इससे तो नहीं होगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से भी नहीं होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियरेंस आप अगर आप क्लियर कर दोगे तो प्रमोशन हो जाएगा, क्लियर नहीं करोगे तो प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन ये डिले नहीं हो रहा है, ये एक प्रोसेस है जो कि होना है, लेकिन डिले होगा अगर कोई केस पेंडिंग है तो ही डिले होगा, कोई विजिलेंस केस पेंडिंग है तो। डीपीसी रिकमेंडेशन आर ऑटोमेटिकली बाइंडिंग, रिकमेंडरी इन नेचर, फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज, मेड ओनली फॉर जूनियर एम्प्लॉयज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डीपीसी जो भी रिकमेंड करती है, डीपीसी ने मान लो रिकमेंड किया कि भाई चलो मेरिट कम सीनियरिटी के लेवल पे आप बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, बहुत टैलेंटेड है, भाई आपको E9 में भेज दिया जाए, तो डीपीसी तो रिकमेंड कर दी। अब वो बाइंडिंग होता है कि रिकमेंडरी होता है कि फाइनल होता है कि ओनली फॉर जूनियर एम्प्लॉइज, क्या होता है बताओ। 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनीष प्लीज आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू ट्रैक। वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत कम लोगों ने आंसर किया, प्लीज आंसर करें। डीपीसी का जो रिकमेंडेशन होता है ऑटोमेटिकली बाइंडिंग होता है, रिकमेंडरी नेचर एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल, फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज, मेड ओनली फॉर जूनियर एम्प्लॉइज। पॉइंट नंबर बी, रिकमेंडरी इन नेचर, डीपीसी सिर्फ रिकमेंड करती है ना, और उसको लास्ट में कोई साइन करेगा तब होगा। तो हो सकता है कि सीआईएल के कोई डायरेक्टर या फिर पर्सनल एंड आईआर डिपार्टमेंट का हेड, है ना, कोई एक जब तक साइन नहीं करेगा, जब तक अप्रूव नहीं करेगा, तब तक वो
इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वो रिकमेंडरी इन नेचर होता है, एडवाइजरी इन नेचर होता है, एडवाइस कर रहा है, बता रहे कि भाई ऐसा होना चाहिए, है ना, लेकिन कैन नॉट बी चैलेंज वाला चीज़ नहीं होता है। ऑटोमेटिकली बाइंडिंग के लिए ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा, वैसा भी नहीं, जब तक कोई अप्रूवल ना मिले तब तक नहीं होगा। फिर जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट कंसिडर्ड बाय डीपीसी आर जनरली फॉर हाउ मेनी प्रीवियस ईयर। तो जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है पीएआर, वो हमारा 3 साल का परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट इन जनरल हम लोग कोशिश करते हैं कि लास्ट 3 साल का रिकॉर्ड देखें, है ना। देखो इन जनरल किसी भी पीएसयू में प्रमोशन भी होता है ना, वो मिनिमम 3 साल आपको सर्व करना पड़ता है। जैसे कि कुछ आपके अगर इंक्रीमेंट वगैरह भी होता है तो मिनिमम 3 साल, तो एक 3 साल एक क्राइटेरिया होता है कि ऐसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन CIL व्हाट रोल डज द पर्सनल डिपार्टमेंट प्ले इन डीपीसी प्रोसेस। पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब जो हमारा HR डिपार्टमेंट होगा, वो डीपीसी प्रोसेस में क्या रोल प्ले करता है, आप क्या करोगे। हो सकता है आपका CIL में, बिल्कुल हम हो सकता नहीं आपका, आई विश आपका CIL में हो जाए, आप वहाँ पे डीपीसी वहाँ पे कमेटी हो और वहाँ पर आपको क्या क्या हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आप HR मैनेजर हो वहाँ पर, तो डीपीसी कमेटी को आप क्या क्या हेल्प करोगे। यू विल कंडक्ट द इंटरव्यू, यू विल फाइनलाइज प्रमोशन, यू विल कोऑर्डिनेट डीपीसी मीटिंग एंड कंपाइल डेटा, यू विल अप्रूव द रिकमेंडेशन। तो 9 का आंसर सी, है ना। 9 का आंसर सी, कोऑर्डिनेट, यू विल कोऑर्डिनेट डीपीसी मीटिंग्स एंड यू विल बी कंपाइलिंग डेटा फॉर देम, है ना। डीपीसी आपसे हो सकता है काफ़ी सारे डेटा मांगेगी कि सारे एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय इवैल्यूएशन रिपोर्ट दो, सारे एम्प्लॉयज़ का पीएआर रिपोर्ट दो, बताओ कि कौन कौन से एम्प्लॉय सीनियर है, कौन का एम्प्लॉय का सीनियर वाइज अरेंज करो, है ना। एम्प्लॉय का ट्रेनिंग सेशन लो, एम्प्लॉय का इंटरव्यू सेशन लो, एम्प्लॉय का एग्जाम कंडक्ट करो। ये सब काम आपको एक्चुअली CIL में जाके करना पड़ेगा। एंड आई विश ऑल ऑफ यू should go and all of you actually do all these things which I am just imagining right now, है ना। वो सब कुछ आपका अभी जाओ कोल इंडिया में और डीपीसी प्रोसेस में एक्चुअली आप हेल्प करो। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन इन CIL हु टिपिकली कंप्राइजेस द डीपीसी। नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, उनका अलग सा मतलब ग्रेडिंग सिस्टम होता है, फिर वो उनका कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा, प्रॉपर एग्जाम होता है नॉन एग्जीक्यूटिव का CBT, तभी वो एग्जीक्यूटिव कैडर में आते हैं, है ना। तो हु टिपिकली कंप्राइजेस द डीपीसी, ओनली HR, सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम रेलेवेंट डिपार्टमेंट, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, एक्सटर्नल कंसल्टेंट। एग्जीक्यूटिव का डीपीसी में देखो, डीपीसी 3 तरह की चीजों लोगों को हैंडल करती है। पहला तो एग्जीक्यूटिव, दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव और तीसरा एंटी। तो तीनों के लिए क्या प्रमोशन क्राइटेरिया होगा, तीनों डीपीसी हैंडल करती है ना। तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, ओनली HR, पर्सनल, ट्रेड यूनियन, वैसा भी नहीं। जो सीनियर ऑफिसर होंगे, हाँ 10 का आंसर बिल्कुल सही है, 10 का आंसर बी होगा। तो सीनियर ऑफिसर फ्रॉम रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो होंगे वो बताएंगे कि डीपीसी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं, है ना। वो कंप्राइज करेंगे, है ना। ठीक है, चलो 10 का आंसर पॉइंट नंबर बी। अब चलो हम लोग नेक्स्ट MCQ सॉल्व करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सीनियरिटी कम मेरिट एंड मेरिट कम सीनियरिटी इन CIL के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द जनरल प्रमोशन प्रिंसिपल यूज फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए क्या होता है, मेरिट कम सीनियरिटी या सीनियरिटी कम मेरिट, क्या होना चाहिए, या ओनली सीनियरिटी ओनली मेरिट। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आंसर। व्हाट इज जनरल प्रमोशन प्रिंसिपल फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव। ये एक्चुअली मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया है, बट 11 इज ऑल्सो फाइन। व्हाट इज द जनरल प्रमोशन प्रिंसिपल यूज फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय इन CIL। बी आ रहा है, किसी ने सी भी आंसर किया है, सीनियरिटी कम मेरिट, लेट सी। यस, सीनियरिटी कम मेरिट। देखो होगा या तो सीनियरिटी कम मेरिट या तो मेरिट कम सीनियरिटी, है ना। होगा दोनों में से तो बस यही, ओनली सीनियरिटी ओनली मेरिट नहीं होगा भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी इससे, है ना। ओनली सीनियरिटी मान लो रहा, जिसका एज ज्यादा उसका प्रमोशन होता रहा, बाकी जो जिसका एज कम, वो कितना भी मेहनत करता रहा, उसे कभी रिकॉग्निशन ही नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो ए या बी होगा, तो बस ए या बी। तो सीनियर्स के लिए तो मेरिट कम सीनियरिटी अपने दिमाग में बिठा लो। जो टॉप लीडरशिप पोजीशंस होती है, मोदी जी हो गया, अमित शाह हो गया, हमारे कंट्री में आपका जो हमारे प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है, कैसे, मेरिट कम सीनियरिटी, है ना। कि जो सीनियर लोग हैं वो तो होगा ही कि सीनियर लोग सीनियर लोग ही प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन उसमें मेरिट देखा जाता है कि किसके पास मेरिट सबसे ज्यादा है ना। अब फिर अब्दुल कलाम आजाद या फिर हो गए हमारी अभी द्रौपदी मुर्मू हो गए, वो मेरिटोरियस है, टैलेंटेड है ना। तो इसीलिए सीनियरिटी एकदम टॉप मोस्ट लीडरशिप के लिए मेरिट कम सीनियरिटी, और जो थोड़े लोअर लेवल होते हैं या फिर स्टार्टिंग लेवल होते हैं उनके लिए सीनियरिटी कम मेरिट, है ना। मेरिट भी देखा जाएगा, मेरिट बराबर है तो पहले से जो सीनियर है वो देखें। फॉर एग्जीक्यूटिव प्रमोशन इन CIL विच प्रिंसिपल इज मोर कॉमनली फॉलोड।
फॉर एग्जीक्यूटिव प्रमोशन, सीनियरिटी कम मेरिट, रैंडम सिलेक्शन, मेरिट कम सीनियरिटी, टेंडर बेस्ड प्रमोशन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मैं बोलूंगी कि बायस्ड है। एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे इस क्वेश्चन में होना चाहिए E4 E5 की बात कर रहे हैं या E8 E9 की बात कर रहे हैं। तो खैर मेरिट कम सीनियरिटी है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टॉप लेवल माना है, इसीलिए मेरिट कम सीनियरिटी है। ठीक है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए अगर मान लो कि बहुत ज्यादा कुछ अगर नहीं इतना समझाया हुआ है, E6 to E7 E8 E9 ऐसा नहीं यूज किया हुआ है, तो नॉर्मली भी आप मान सकते हो कि नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए सीनियरिटी कम मेरिट होगा और एग्जीक्यूटिव के लिए मेरिट कम सीनियरिटी होगा। ये रफली मान सकते हो। ठीक है, और बाकी तो आपको मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव में जो स्टार्टिंग लेवल है उसके लिए भी सीनियरिटी का मेरिट हो जाता है, और जो लास्ट लेवल है उसके लिए 100% मेरिट कम सीनियरिटी ही होगा। फिर यूजिंग द सीनियरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? सीनियरिटी कम मेरिट में ध्यान दो। ओनली द बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज आर प्रमोटेड regardless of seniority. Senior employees are always promoted. Seniority is the basis, but promotion is given only if merit is satisfactory. Promotion are automatic or a fixed period. Question number 3, quickly within 10 seconds. Question number 3. Question number 3. पहले क्वेश्चन जयदीप मैं बताती हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली आंसर करो। 3 का ए रंजीत झा, वाई ए? आपने लगता पढ़ा नहीं क्वेश्चन। विच इज ट्रू विच इज फॉल्स नहीं लिखा है, सबसे पहले ये एलिमिनेट होगा। रिगार्डलेस ऑफ सीनियरिटी ओनली द, ये मेरिट कम सीनियरिटी का है, ये आपने अपोजिट आंसर किया है। हमारा सीनियरिटी बेसिस है लेकिन मेरिट सेटिस्फैक्ट्री होगा तभी। अब ये नहीं कि कोई पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा सीनियर है लेकिन उसके मार्क्स 30% 20% मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 तो हम उसे कर देंगे, वैसा नहीं। मेरिट सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए कि हाँ अबव 80% वाले जो है उनको प्रमोट किया जाएगा बेस्ड ऑन सीनियरिटी। अगर ऐसा है तो वो सीनियरिटी का मेरिट होगा। और 3 का भी किसने? जयदीप, हाउ कम यार, इवन विद पुअर परफॉर्मेंस। अभी तो मैंने एग्जांपल दिया, एक नॉर्मल एक मेरिट होता है कि 100 मार्क्स का मान एग्जाम हुआ है तो जिसका मोर देन 80% आएगा उसमें से जो सीनियर है उसको प्रमोट किया जाएगा। मोर देन 80% इज द मेरिट, है ना। तो जो 30-40% है और कोई बहुत ज्यादा सीनियर है तो उसको प्रमोट कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो 3 का भी एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं कीजिएगा। अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से क्वेश्चन को मार्क कीजिए। इन मेरिट कम सीनियरिटी मेथड, ध्यान से, है ना, कुछ भी काम एंड कंपोज। आप लोग सबको ही तो देखते ही होंगे CSK, है ना, IPL देखते होंगे, तो धोनी से सीखिए, काम एंड कंपोज हो रहते हैं उस तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी रहना है। आपके कम से कम 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छे से काम एंड कंपोज रहिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और ठंडे दिमाग में शांति से आंसर कीजिए। इन द merit cum seniority method used in CIL executive cadre promotion, if two candidates have similar merit, who gets preference? Question number 4. सबका आंसर सही आना चाहिए, सबका आंसर सही आना चाहिए। No, I will not accept any wrong answer. 4 का आंसर हो जाएगा B. एंड मनीष राही, वाई और आंसर इज ए? मनीष राही क्यों अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? मेरिट कम सीनियरिटी, मेरिट कम सीनियरिटी। मान लीजिए ऐसा रहा कि जो सबसे ज्यादा मेरिटोरियस है, एज नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा मेरिटोरियस है, लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो हमने देखा और 2 लोगों को लास्ट में बहुत सारे टेस्ट के बाद हमने देखा कि 2 लोग आ गए। अब 2 लोगों में से किसी एक को ही रखना है तो क्या करें? तो मजबूरी में देखेंगे एज लास्ट में, तो लास्ट में मजबूरी में एज देखना पड़ेगा। लेकिन लास्ट में, अब लास्ट एकदम बिल्कुल लास्ट प्लेस में 2 में से किसी एक को लेंगे तब हम कंसीडर करेंगे एज। तो मेरिट कम सीनियरिटी में 4 का आंसर हो जाएगा बी, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ ड्रॉबैक ऑफ सीनियरिटी का मेरिट अप्रोच? क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली, कितनी जल्दी आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली अपना एक HR एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए कि HR के टर्म्स हो, HR के क्वेश्चंस हो तो जल्दी सॉल्व कर लें, कॉन्सेप्ट्स पकड़ में आए। सिर्फ रैंडम PDF पढ़ने से, PDF फोल्ड करने से नहीं होगा, है ना। HR के क्वेश्चंस, HR के टर्म्स, HR के कॉन्सेप्ट्स अपने से लगे और वो सब पढ़े और तुरंत आंसर करें, ऐसा एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए। CIL का वेबसाइट्स बार बार देखते रहिए, CIL के न्यूज़ बार बार देखते रहिए, CIL का वेबसाइट में देखते रहिए कि क्या क्या चीज़ें नई आई है, CIL का विजन क्या है, मिशन क्या है। सिर्फ मैम PDF मैम क्लास, उससे ये सब तो होगा ही, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आपको अपने आप में भी ग्रो करना है टू एंटर इनटू दिस एग्जामिनेशन एंड क्लियर इट। 5 का बी कैसे आया? कौन लोग हैं भाई? आनंद, पुष्पांजलि, मनीष। 1 मिनट के लिए सोचो कि आपका आंसर गलत क्यों है, खुद सोचो। आई विल नॉट एक्सप्लेन व्हाई योर आंसर इज रॉन्ग।
आपके मन में खुद से आना चाहिए कि आंसर आपका गलत है तो क्यों है। योर रीजन शुड बी कमिंग। 5 का आंसर सी होगा। मे ओवरलुक हाईली कॉम्पिटेंट जूनियर, है ना। और ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके मन में आ जाना चाहिए, है ना। ये सब आप पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा एचआर कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। जो हमारे यूनिट 1 2 3 4 5 6 के भी नोट्स है ना, और जो हमारे यूनिट 1 2 के भी नोट्स होंगे, हमारे जो मेरे लेक्चर्स होंगे, वो सब भी देखो। रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं। देखो टाइम बहुत कम है। ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी आवर इज इम्पॉर्टेंट, है ना। सेलफोन का यूसेज बिल्कुल छोड़ दो और एकदम सीरियस बन जाओ। कोल इंडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है। R&R पॉलिसी, CSR पॉलिसी आपने देखा ना, कितनी ज़्यादा अच्छे से एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करती है। CIL में जाओ, आपके बच्चे का एजुकेशन फ्री हो जाएगा वहाँ पे सरकारी कॉलेज में गए तो। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। पढ़ो, 15-20 दिन की बात है ना। दिन और रात बराबर करो, अच्छे से पढ़ो, डूब जाओ, सारे लेक्चर्स हमारे देखो, सीखो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। लाइफ को चेंज करने का जो सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है आपकी लाइफ का लास्ट एग्जाम। ये हो सकता है कि आपकी लाइफ का लास्ट एग्जाम, आप इसको बनाओ, जाओ कोल इंडिया, जस्ट मैनिफेस्ट करो कि आप DPC कमेटी में हो। You can actually be one of, you can actually be in the actual DPC committee of CIL after 10 years. Who knows? After 10 to 15 years. So just do that, है ना। तो लाइफ को चेंज करो। Make everyone of your family proud. Why is merit cum seniority method preferred for higher management post in CIL? Merit cum management higher post के लिए क्यों क्यों अच्छा माना जाता है? Question number 6. मेरिट कम सीनियरिटी हायर मैनेजमेंट पोस्ट के लिए क्यों माना जाता है? अच्छा, 6 का आंसर हो जाएगा सी, पॉइंट नंबर सी। यस, क्योंकि लीडरशिप और परफॉर्मेंस क्वालिटी पे ये फोकस करता है, क्वालिटी पे फोकस करता है। जब हम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चूज करते हैं तो हम थोड़ी देखते हैं कि जो 75 एज का है या 74 एज का है, तो जो 75 एज का है उसे चूज कर दो। नहीं, हम ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा मेरिटोरियस है। अगर अरविंद केजरीवाल है या नरेंद्र मोदी है या कोई एक्स पर्सन है जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है, तो जो लायक है हम उसे चूज करते हैं लीडरशिप और परफॉर्मेंस क्वालिटी देख करके, मेरिट कम सीनियरिटी में। इन CIL, which promotion method is more likely to promote a consistent performer even if they are junior? लॉजिक लगाओ। कोई अगर जूनियर है लेकिन उसको अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो जूनियर, तो अगले साल भी वो जूनियर अच्छा परफॉर्म करे, उसके बाद भी अगले साल वो जूनियर अच्छा परफॉर्म करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप DPC कमेटी में हो, ठीक है। HR एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है। HR एप्टीट्यूड, HR के कितने टर्म्स आपने पढ़े, HR कितना पढ़ा है, कितना HR समझा, यूनिट 1 यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब आपने कितना डीपली समझा है, पढ़ा है, उससे क्वेश्चन है ये। मॉस्लो लॉ, मोटिवेशनल लॉ, जो कुछ भी आपके सिलेबस में, जस्ट ईट योर सिलेबस, है ना। हर चीज देखो, पढ़ो, समझो, सीखो, बाद में पछताना ना पड़े 1 साल के बाद कि मौका था, छूट गया। Which promotion method is more likely to promote a consistent performer even if they are junior? अगर कोई जूनियर है, इस साल जूनियर आपका कोई छोटा भाई है, वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए, वो अगले साल भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए, तो आप क्या करोगे? उसकी मेरिट पे ध्यान दोगे, उसकी मेरिट पे ध्यान दोगे, है ना। आप उसको बार बार बोलोगे कि भाई तुम छोटे होते हुए भी तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो, तुम अगले साल भी अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम मेरिटोरियस हो, है ना। तो फिर आपका भाई अगले साल भी 100 आउट ऑफ 100 लाएगा, क्योंकि उसको उसके एज की वजह से जज नहीं किया जा रहा है, उसको उसके मेरिट की वजह से जज किया जा रहा है। तो 7 का आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी, मेरिट कम सीनियरिटी। जब मेरिट के, इसीलिए ये वाला जो है ना, ये ज्यादा, जब सीनियरिटी का मेरिट रहेगा तो कोई जूनियर है वो जो है ना, वो धीरे धीरे वो डिसहार्टेन हो सकता है कि वो उसके पास मेरिटोरियस है वो, लेकिन तब भी उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। लेकिन यह मेरिट कम सीनियरिटी में उसके मेरिट को पहचाना जा रहा है। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। In CIL's non-executive cadre, what condition can disqualify a senior from being promoted under seniority cum merit? नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की बात कर रहे हैं, तो नॉन एग्जीक्यूटिव में तो सीनियरिटी का मेरिट ही होता है ना। लोअर ग्रेड में नॉन एग्जीक्यूटिव तो लोअर ग्रेड हो जाता है, वहाँ सीनियरिटी का मेरिट ही हो जाता है। तो व्हाट कंडीशन कैन डिस्क्वालीफाई सीनियर? तो कोई सीनियर था, प्रमोट होने जा रहा था, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ किया होगा तभी। ट्रांसफर रिक्वेस्ट, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, लॉन्ग लीव, लेट कमिंग। सीनियरिटी का मेरिट में भी क्या होता है कि मिनिमम मान लो आपको एक मेरिट क्वालिफाई करना ही है, और फिर जो जो क्वालिफाई करके उनको सीनियर के, उनको फिर जो देखा जाएगा कि मान लीजिए जो टेस्ट हुआ तो जो मिनिमम 50% लाया उसी का ही प्रमोशन होगा,
और मिनिमम 50% जो लाया उसमें फिर एज के हिसाब से अरेंज करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा एज था उसको प्रमोट करेंगे। तो मिनिमम 50% तो है ही ना, तो कोई सीनियर जो है वो मिनिमम 50% भी नहीं लाया, 30% लाया, तो उसे तो प्रमोट नहीं करेंगे। तो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस हमारा आंसर हो जाएगा 8 का बी। यस करेक्ट। ठीक है चलो। अच्छा कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास। विच मेथड ऑफ प्रमोशन इज कंसिडर्ड मोर इक्विटेबल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेटिव एनवायरमेंट लाइक CIL? कौन सा मेथड ज़्यादा इक्विटेबल माना जाता है? सीनियरिटी कम मेरिट या मेरिट कम सीनियरिटी? तो ज़्यादा इक्विटेबल तो मेरिट कम सीनियरिटी ही माना जाता है। इक्विटेबल मतलब ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बराबर। इक्विटेबल मतलब जिसमें ज़्यादा इक्वालिटी हो। तो इक्वालिटी वाली बात तो मेरिट कम सीनियरिटी में आएगी, जिसका ज़्यादा मेरिट तो ज़्यादा प्रमोशन, कम मेरिट तो कम प्रमोशन, है ना, तो वो तो मेरिट कम सीनियरिटी में आएगा। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। What is the difference between two principles in terms of priority in CIL promotion? One ignores seniority, the other ignores merit. One uses interview, the other doesn't. One gives weight to merit, the other to seniority. There is no difference. Question number 10. Beautiful questions. Please answer. Question number 10. Everybody has to answer correct only. Randomly कुछ नहीं मार्क करना है. Question number 10. आंसर करो फिर छुट्टी। फिर कल से हम लोग एक्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। और एक बार फिर से आप लोगों को कहती हूँ, समय कम है, बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। रील्स वगैरह तो बहुत खतरनाक है, भूल जाइए, बर्बाद कर देंगे आपको। 1 साल के बाद आपको पछताना ना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाओ और हमें ज़रूर बताओ मैम हमारा सिलेक्शन हो गया, है ना। तो दैट इज़ व्हाट विल बी द रिवॉर्ड फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी, बिल्कुल सही। वन गिव्स वेट टू मेरिट, एक मेरिट को वेट दे रहा है और एक सीनियरिटी को मेरिट दे रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके चलो, so I will be ending the session now. Thank you all for your time. Thank you all. Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.